विश्वास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम हमारे किसान भाइयों को तक वो सभी जानकारियां पहुंचाएं जिससे उनको अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके। वो उन तरीकों को भी हम पहुंचाना चाहते हैं जिससे वो खेती बाड़ी का काम आसान और आधुनिक तरीके से कर सकें। कार्यक्रम में हम बहुत सारी जानकारियां लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम में सबसे पहले वक्त होता है खबरें खेती की, मंडी भाव और मौसम का हाल जानने का। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रदेश में जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है रुझान। बढ़ता तापमान गेहूं जौ के लिए है नुकसानदायक। जोबनेर में 22 फरवरी से शुरू होगा किसान मेला और कृषि में कौशल विकास बन रहा है स्वरोजगार का जरिया। प्रदेश में जैविक खेती का दायरा लगातार बढ़ रहा है। कृषि विभाग के अनुसार प्रदेश में 68,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती हो रही है। राज्य जैविक बीज प्रमाणीकरण संस्था की 40वीं वार्षिक बैठक पंत कृषि भवन में संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रमुख शासन सचिव कृषि कुंजी लाल मीणा ने की। बैठक में बताया गया कि जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार अनेक योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं में परंपरागत कृषि विकास योजना, जैविक खेती आदि शामिल हैं। इन योजनाओं के तहत किसानों को अनुदान भी मुहैया कराया जा रहा है। बैठक में प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने बताया कि प्रदेश में बीज प्रमाणीकरण संस्था के माध्यम से जैविक बीज प्रमाणीकरण के 474 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और 68,000 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती से जोड़ा जा चुका है। बैठक में आयुक्त कृषि डॉक्टर ओम प्रकाश ने कृषि विभाग द्वारा तैयार राज किसान जैविक मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी दी। प्रदेश के कई जिलों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इससे गेहूं और जौ की फसल में प्रीमेच्योरिटी की संभावना नजर आने लगी है। रबी मौसम में 30 से 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुवाई किसान भाई करते हैं, जबकि जौ की बुवाई 3 से 3.5 लाख हेक्टेयर में होती है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक फरवरी मध्य में तापमान बढ़ने से गेहूं और जौ की फसल समय पूर्व ही पक जाती है। इससे उत्पादन में नुकसान उठाना पड़ता है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप शेखावत ने बताया कि तापमान अधिक हो जाने से फसल की जल मांग बढ़ जाती है, पौधा बौना रह जाता है, बालियों की लंबाई घट जाती है। डॉक्टर शेखावत के अनुसार अच्छे उत्पादन के लिए फरवरी में तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहना चाहिए। ज़्यादा तापमान का प्रभाव फसल पर कई रूप में देखने को मिलता है। इससे उत्पादन में 10 से 15% तक कमी आ जाती है। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी देने के लिए कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में 22 फरवरी से किसान मेला और फसल प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति डॉक्टर जे.एस. संधू ने बताया कि 22 फरवरी से विश्वविद्यालय परिसर में किसान मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में प्रदेश के कई जिलों से किसान हिस्सा लेंगे। यह मेला कृषि विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी साबित होगा। इस बार मेला कार्यक्रम को भारत सरकार की कोविड गाइडलाइन के हिसाब से तैयार किया गया है। कुलपति संधू ने बताया कि मेले में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक के साथ साथ उपयोगी कृषि यंत्र, ज़्यादा पैदावार देने वाली फसली किस्म,
बागवानी, बीज, मसाला और औषधीय फसलों की जानकारी दी जाएगी। किसानों के लिए फसल प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इससे किसान उन्नत किस्मों के साथ कृषि यंत्र, खाद, बीज, उपयोगी कृषि उपकरण की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। केवीके भीलवाड़ा द्वारा भारतीय कृषि कौशल विकास परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित 25 दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा पर आयोजित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कृषि महाविद्यालय भीलवाड़ा के डीन डॉक्टर किशन लाल जिंगन ने बताया कि किसान कौशल विकास द्वारा कृषि आय में वृद्धि करने के लिए डेयरी व्यवसाय और गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन का विशेष योगदान है। इसलिए सभी किसान भाई केंद्र द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण में कौशल तकनीकियों को सीखें। आत्मा परियोजना निदेशक डॉक्टर GL चावला ने बताया कि कोरोना काल में पशुपालन और कृषि ही आजीविका का जरिया बना है। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने डेयरी व्यवसाय की गतिविधियों के साथ ही प्रशिक्षण की गतिविधियों को विस्तार पूर्वक बताया। प्रशिक्षणार्थियों को गौमूत्र शोधन, वर्मी कंपोस्ट, मिल्क पार्लर, संतुलित आहार, कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं की नस्लें, स्वास्थ्य और प्रजनन व्यवस्थाओं का प्रायोगिक प्रशिक्षण करवाया। हमारे किसान भाइयों को अपने जिन्सों के अच्छे भावों का हमेशा से इंतजार रहता है, क्योंकि इसी से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। तो आइए देखते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों में प्रमुख जिन्सों के बाजार भाव। गेहूं जोधपुर की मंडी में 1800 रुपये, बारा की मंडी में 1738 रुपये, कोटा की मंडी में गेहूं के भाव 1711 रुपये प्रति क्विंटल और सवाई माधोपुर की मंडी में 1715 रुपये बोले गए। बाजरा जोधपुर की मंडी में 1700 रुपये, बारा की मंडी में 1500 रुपये, सवाई माधोपुर की मंडी में 1305 रुपये और श्री माधोपुर की मंडी में बाजरा 1350 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बोला गया। सरसों जोधपुर की मंडी में 5000 रुपये, बारा की मंडी में 5660 रुपये, कोटा की मंडी में 5611 रुपये और श्री माधोपुर की मंडी में सरसों के भाव 5350 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। ग्वार जोधपुर की मंडी में 3685 रुपये, बारा की मंडी में 3310 रुपये और श्री माधोपुर की मंडी में ग्वार के भाव 3590 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। चना जोधपुर की मंडी में 4900 रुपये, बारा की मंडी में 4600 रुपये, कोटा की मंडी में 4901 रुपये और सवाई माधोपुर की मंडी में चना 4545 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बोला गया। किसान भाइयों, प्रदेश का मौसम शुष्क बना हुआ है, साथ ही दिन और रात के तापमान में भी स्थिरता बनी हुई है। आइए इसी क्रम में देखते हैं आज की मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। आइए देखते हैं प्रदेश के प्रमुख जिलों का आज का तापमान। जयपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस। अजमेर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री। कोटा का अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री। जोधपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री। उदयपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अंत में अलवर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। किसान भाइयों, खबरें खेती की मैं आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के युग में हर क्षेत्र में नित नए प्रयास हो रहे हैं। खासकर हम बात करें खेतीबाड़ी में तो हमारे प्रदेश की चुनौतियां कुछ खास हैं, क्योंकि यहाँ पानी की कमी है। ऐसे में हमारे किसान भाइयों को और अधिक कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि वो कम पानी में अधिक से अधिक उपज ले सकें। ऐसे में बढ़ता जा रहा है प्लास्टिक कल्चर। ये विधि किस प्रकार से हमारे किसान भाइयों के लिए लाभदायक है, इस विषय में आइए हम जानकारी लेते हैं हमारे विशेषज्ञ राजेश कुमार सैनी जी से।
किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, पिछले कुछ वर्षों में किसानी का तरीका बदला है, किसान खेती के तरीके बदले हैं और खेती के अंदर प्लास्टिक का उपयोग ज़्यादा होने लगा है। और इसके पीछे कुछ कारण रहे हैं, जैसे कि प्लास्टिक का धातु की अपेक्षा सस्ता होना, हल्का होना, लचीलापन होना और इसमें जंग नहीं लगने वाली समस्या नहीं होती है। और साथ ही ये जो प्लास्टिक है ये केमिकल वगैरह से रिएक्ट नहीं करता है, साथ ही इसका रिसाइकलिंग भी किया जा सकता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों ने इसका उपयोग खेती में बढ़ाया है। और खेती में जो प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है उसे हम प्लास्टिक कल्चर कहते हैं। प्लास्टिक आज हर जगह पे, चाहे अगर हम बात करें सिंचाई तंत्र की तो वहाँ प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। अगर हम बात करते हैं आपकी संरक्षित खेती की, संरक्षित संरचनाओं की, तो वहाँ पे प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। बागवानी में अगर फ्लोरिकल्चर की बात करें, कृषि उपकरणों की बात करें और साथ में पैकेजिंग की बात करें तो हर जगह पे प्लास्टिक का उपयोग खेती के लिए हो रहा है, जिसने इस प्रकार से खेती के अंदर प्लास्टिक का उपयोग बढ़ा है, जिसकी वजह से एक मानो क्रांति आ गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंचाई के अंदर क्या प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। प्लास्टिक का उपयोग सिंचाई के लिए हम जो सिंचाई के नए तरीके हैं, जैसे हमारी जो फव्वारा पद्धति है, मिनी स्प्रिंकलर्स हैं, साथ ही बूंद बूंद सिंचाई तंत्र है, पॉपअप सिस्टम्स हैं, इन सब में प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। अब आज हमारे यहाँ पे किसानों को एक भारी समस्या आ रही है, वो है पानी की कमी। पानी की कमी को देखते हुए बूंद बूंद सिंचाई तंत्र एक वरदान से कम नहीं है। किसानों द्वारा दो प्रकार की प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, एक HDPE और दूसरा LDPE, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन पाइप्स का इस्तेमाल हो रहा है। लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन का प्रयोग हो रहा है पाइप्स का। और इसके पश्चात हम लोग क्या कर रहे हैं कि बूंद बूंद सिंचाई तंत्र के अंदर जो लास्ट में जो काली पाइपें जो इस्तेमाल की जा रही हैं, वो 16 mm की इस्तेमाल की जा रही हैं, वो उसमें इनलाइन ड्रिपर्स या ऑनलाइन ड्रिपर्स का उपयोग हो रहा है। इनलाइन ड्रिपर्स का उपयोग आमतौर पर उन फसलों में किया जाता है जिनमें 1 मीटर से कम की दूरी रहती है। वहीं जहाँ पे पौधों से पौधों की दूरी 1 मीटर से ज़्यादा होती है, वहाँ पर ऑनलाइन ड्रिपर्स का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर जो बगीचे होते हैं, चाहे वो बेर के बगीचे हो, चाहे आंवला का बगीचा हो या अनार का बगीचा हो, जहाँ पे भी वहाँ पे ऑनलाइन ड्रिपर्स यूज़ किए जाते हैं। और सब्जियों के बारे में अगर बात करें, वहाँ दूरी कम होने की वजह से वहाँ पर इनलाइन ड्रिपर्स का इस्तेमाल होता है। बूंद बूंद से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने की कोशिश करते हैं और इसका वरदान ये सिद्ध इसलिए हो रहा है क्योंकि कम पानी में हम ज़्यादा इलाके में खेती कर पा रहे हैं हमारे किसान भाई। वहीं अगर हम बात करते वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक की, तो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक के अंदर हम बात करते खेत तलई या फार्म पॉन्ड की। फार्म पॉन्ड में हम क्या कर सकते हैं, बरसात के पानी को एकत्रित करना होता है इसमें, क्योंकि पानी शुरू से ही हमारे पास कमी रही है पानी की। बरसात के पानी को अगर हम एकत्रित कर लेते हैं तो उससे वर्ष भर हम अपने यहाँ पर फसल ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें फार्म पॉन्ड बनाना पड़ता है। पॉन्ड बनाने के लिए हम पहले खड्डा खोदते हैं, खड्डा खोदने के पश्चात उसके अंदर पॉन्ड लाइनर का इस्तेमाल करते हैं। ये एक प्रकार का प्लास्टिक होता है जिसका जो कि मोटाई जो होती है वो 500 माइक्रोन के आसपास होती है। वहीं नहरी इलाकों में अगर आपको पानी के लिए पानी ले जाना है तो वहाँ पे भी नहरों में भी पॉन्ड लाइनर का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे भी प्लास्टिक लाइनर का जो है इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 1500 माइक्रोन की होती हैं। वहीं अगर नालियाँ वगैरह अगर आपको बनानी है तो वहाँ पे भी आप प्लास्टिक की ये जो लाइनिंग है, पॉन्ड लाइनर्स वगैरह, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिससे पानी का निकास जो है ज़मीन में नहीं होता है और पानी की मात्रा वैसी की वैसी रहती है, उसमें लॉस नहीं होता है। यानी पानी को हमको सही ढंग से उपयोग करना है तो ये जो पॉन्ड लाइनर हैं ये हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। बागवानी के क्षेत्र में बात करें तो बागवानी के क्षेत्र के अंदर हम देखते हैं कि हमारी जो फसल हो रही है, जैसे अगर अनार लगाया है या आंवला लगाया है या चीकू लगाया है या मौसम्बी लगाई है, तो इनको कई बार जो हमारे पक्षी हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं। उनको उस नुकसान से बचाने के लिए हमारे जो किसान भाई हैं वो एंटी बर्ड नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी प्लास्टिक की बनी होती है। वहीं आप देखेंगे कि जो अगर किसान भाई सब्जियां कर रहे हैं तो उनके लिए मल्च, जो प्लास्टिक की जो मल्च है उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्च 2 तरीके से की आती है, एक तरफ काली होती है और एक तरफ चांदी कलर होता है। और एक पुरानी जो मल्च आती थी दोनों तरफ काली होती थी, इसको यूज़ कर सकते हैं। चांदी का कलर जो है, सिल्वर वाइट जो है, ऊपर की तरफ रखना होता है और एक निश्चित दूरी पे पौधों को लगाया जाता है। उसमें आप टमाटर लगा सकते हैं, मिर्ची लगा सकते हैं और दूसरी कोई भी सब्जी लगा सकते हैं। इससे पानी का बचाव हो रहा है, पानी का वाष्पीकरण नहीं हो पाता, ज़्यादा समय तक नमी बनी रहती है, जो और रोग कम आते हैं, कीट पतंगों का प्रकोप कम होता है। साथ ही खरपतवार जिसको निकालने में ज़्यादातर समय हमारे किसान भाइयों का ख़राब हो जाता है, उससे निजात मिलती है। तो ये सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे किसान भाई और ये प्लास्टिक कल्चर से ही संभव हो पा रहा है।
वहीं अगर हम बात करें कि बेमौसमी सब्जियां हमारे किसान भाई लगाते हैं, तो उसके लिए कुछ संरचनाएं उन्हें बनानी पड़ती है, जैसे कि ये पॉली हाउस हो गया, शेड नेट हाउस हो गया, वॉकिंग टनल हो गई, लो टनल हो गई। ये सब चीज़ों का समावेश करके किसान भाई अच्छा उत्पादन पैदा कर सकते हैं और उच्च गुणवत्ता का उत्पाद और उत्पादन दोनों मिलते हैं। इसमें अगर पॉली हाउस अगर आप बनाते हैं तो लोहे की पाइपों से बना एक ये ऐसा ढांचा होता है जो कि पारदर्शी आवरण से ढका होता है, जिसमें कि सूर्य की किरणें सीधे प्रवेश ना करके छन के अंदर आती है, विजिबल लाइट है वो अंदर आती है और उसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होती है। और हम क्या करते हैं, अगर ढकने के लिए हमने पॉलीथीन का इस्तेमाल किया तो हम नामकरण हो जाता है पॉली हाउस। अगर ढकने के लिए हमने शेड नेट का इस्तेमाल किया तो नामकरण हो जाता है शेड नेट हाउस। शेड नेट हरे रंग की भी हो सकती है, सफ़ेद रंग की भी हो सकती है। वहीं अगर हम वॉकिंग टनल की बात करें तो ये एक सुरंगनुमा ढांचा होता है जो कि पारदर्शी आवरण से ढका होता है, जिसमें पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये पॉलीथीन विशेष प्रकार के पॉलीथीन होते हैं, इसमें कई प्रकार की गुण होते हैं, जैसे डिफ्यूज़ होना, यूवी स्टेबलाइजेशन होना, एंटी सल्फर होना, एंटी ड्रिप होना, एंटी डस्ट होना और आईआर कूलिंग एक विशेष विशेषता है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो ग्रीन हाउस या पॉली हाउस के अंदर का जो तापमान है वो हम 2 से 3 डिग्री तक कम कर पाते हैं। हमारे इस प्रदेश के हिसाब से ये एक वरदान सिद्ध हो रहा है। तो इसके अलावा आप बेमौसमी सब्जियां इसमें कर सकते हैं, जैसे टमाटर हो गया, रंगीन शिमला मिर्ची हो गई, आप इसमें बीज रहित खीरा कर सकते हैं शेड नेट के अंदर। साथ में पॉली हाउस में आप सब्जियां भी कर सकते हैं और साथ में फूलों की खेती भी कर सकते हैं। फूलों में आप कट फ्लावर की खेती कर सकते हैं, जैसे कि डच गुलाब हो गया, जरबेरा हो गया, कार्नेशन हो गया। और अगर आपने फैन पैड सिस्टम का इस्तेमाल किया है तो आप उसमें एंथुरियम, ऑर्किड्स भी लगा सकते हैं। इसके अलावा पॉली हाउस के अंदर आप जो है क्राइसैंथेमम की खेती कर सकते हैं। तो एक तरह से मौसम के प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम उसमें उत्पादन ले सकते हैं और अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद ले सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम लो टनल की। लो टनल एक सुरंगनुमा ढांचा होता है जिसकी हाइट लगभग 2.5 से 3 फुट के ऊपर होती है और इसके अंदर जो है हम लोग पैदावार लेते हैं बेमौसमी सब्जियों की, और उसमें आप जैसे टमाटर ले सकते हैं, भिंडी ले सकते हैं और मिर्ची का कर सकते हैं प्रोडक्शन। तो जब बेमौसमी सब्जियां बाज़ार में जाती है तो उनकी अच्छी खासी मांग होती है, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं सीधा किसान को मिलता है और उससे उनकी किसानों की आय बढ़ती है। तो ये फ़ायदे हैं आपको संरक्षित ढांचे बनाने के, और ये इसमें सब जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। अब बात करते हैं हम कृषि उपकरणों की। कृषि उपकरणों में भी हर जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। संरक्षित खेती के अंदर हम लोग जो सिंचाई के तंत्र यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग अगर गुलाब की खेती करते हैं, डच गुलाब की खेती करते हैं, तो उसके अंदर हमें मिस्टर लगाने पड़ते हैं। अगर वहीं हम सब्जियों की खेती ग्रीन हाउस के अंदर करते हैं तो हमें फॉगर्स लगाने पड़ते हैं, यानी छत वाले फवारे जो छत के अंदर लगे होते हैं। और अगर हमें तापमान को कंट्रोल करना है तो छत के ऊपर फवारे लगाए जाते हैं, जिसे रूफ टॉप फवारे कहते हैं। तो ये सब चीज़ें का इस्तेमाल ये किया जा रहा है किसानों द्वारा। ये सब प्लास्टिक की बनी हुई हैं। वहीं अगर हम बात करें स्क्रीन की, एक जो स्क्रीन जो है आमतौर पर स्क्रीन ओवरहेड स्क्रीन लगी होती है जिससे हम तापमान को नियंत्रित करते हैं, तो ये भी प्लास्टिक की ही बनी होती है। तो एल्यूमिनेट्स की बात करें, ये सब चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई है, इनसे किसानों को फ़ायदा हो रहा है। साथ ही अगर हम बात करें कृषि उपकरणों की, तो कृषि उपकरण अगर हम पानी छिड़कने की टंकी की नोज़ल से बात करें, नोज़ल से लेके ट्रैक्टर के कलपुर्जों तक, तो हर जगह प्लास्टिक का उपयोग बढ़ रहा है। वहीं साथ ही अगर हम बात करें पैकेजिंग इंडस्ट्री की, तो पैकेजिंग के अंदर भी आपका प्लास्टिक का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। पैकेजिंग के लिए आप सीए फिल्म्स का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि आप अपनी सब्जियों को, फलों को ज़्यादा समय तक तरोताज़ा रख पाते हैं। वहीं आप पैकेजिंग के लिए आप जैसे बेर हो गया या अन्य कोई आपके फल हो गए, उनको आप जाली वाली पैकिंग में रखते हैं, जिससे आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को दिखाई देता है और साथ ही उसमें हवा लगती है और ले जाना आसान होता है। ये सब चीज़ों का फ़ायदा होने की वजह से कहीं ना कहीं किसानों को फ़ायदा हो रहा है। आज जैसे ही हमारा किसान भाई अपनी सब्जियां तोड़ता है, मान लीजिए उन्होंने कलर्ड कैप्सिकम तोड़ी, टमाटर तोड़े या अपने खीरे तोड़े, तो उनको मार्केट तक पहुंचाना है, मंडी तक पहुंचाना है, उसके लिए वो कैरेट्स का इस्तेमाल करता है। ये कैरेट्स भी प्लास्टिक के बने होते हैं। साथ ही हम बात करें कि अगर बेमौसमी सब्जियां अगर आप लगा रहे हैं या फल लगा रहे हैं, आमतौर पे अगर पपीता की बात करें, आमतौर पे जब ठंड ज़्यादा होती है तो पपीते को नुकसान होता है पाले से। उस पाले से अगर हमको बचाना है तो उसके लिए हम क्रॉप कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अगर आपको लगाना होता है तो लगभग 15 नवंबर के आसपास हम लगा देते हैं फसल के ऊपर, पौधे को पूर्ण रूप से उससे ढक देते हैं और जैसे ही थोड़ी गर्मी आती है, यानी 15
फरवरी के आसपास हम इसे हटा देते हैं, तो कुल मिलाकर हम अपने यहाँ पे न केवल हमारे पौधे को बचा पाते हैं बल्कि उसका वेजिटेटिव और जो फल वाला जो विकास है, फूलों का विकास है, वो हम नियंत्रित कर पाते हैं और हमारी फसल को नुकसान से होने वाले नुकसान से बचा पाते हैं। सब्जियों की जो है सेल्फ लाइफ जो है बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कुछ जो सब्जियां महंगी हैं, जिसको कि हम एक्जोटिक वेजिटेबल्स कहते हैं, विदेशी सब्जियां कहते हैं, रंगीन शिमला मिर्ची हो गई जिसमें हम पीले रंग की, लाल रंग की, बैंगनी कलर की या नारंगी कलर की शिमला मिर्ची हो गई, जुकनी हो गई हरे रंग की और पीले रंग की, तो इसके ऊपर हम एक तरह का प्लास्टिक का उस पर कवच चढ़ा देते हैं जिसको हम लैमिनेशन कहते हैं। इससे हमारी जो सब्जियां हैं इनकी कीपिंग क्वालिटी जो है, हम इसे ज़्यादा लंबे समय तक अच्छी कंडीशन में रख पाते हैं और जिससे हमें अच्छा बाज़ार भाव मिल पाता है हमारे किसान भाइयों को। किसान भाइयों, कई जगह क्या होता है, जब आपकी जो जगह है वहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं हुई है तो उस समय में, या पहाड़ी इलाका है और आप खेती करना चाहते हैं, तो आपके पास एक पर्याय होता है, वो होता है हाइड्रोफोनिक्स या सॉइल लाइट मीडिया के अंदर कल्टीवेशन, जिसमें कि आप कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी कंडीशन जब होती है तो उस समय जब आप प्रोट्स का इस्तेमाल करते हैं, ग्रो बैग्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टिक ट्रफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक ट्रफ एक तरफ से काला होता है, एक तरफ से अंदर सफ़ेद होता है, और आपको जब इसको लगाना है तो आपको काला वाला जो क्षेत्र है वो बाहर रखना पड़ता है, सफ़ेद वाला अंदर रखना पड़ता है, और उसके अंदर आप कोकोपीट को भर के उसके अंदर सॉइललेस मीडिया के अंदर आप खेती कर सकते हैं और इससे आपको उच्च गुणवत्ता और उत्पादन प्राप्त होता है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको जो आप मिट्टी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आपको क्या होता है, जो नेमेटोड्स है, सूत्रकृमि है, उनसे कई हद तक आपको निजात मिल जाती है। आज सूत्रकृमि से सब लोग परेशान हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए। और दूसरा मैं कहता हूँ कि नर्सरी तैयार की जा सकती है। नर्सरी तैयार करने के लिए आमतौर पर हमें प्रोट्रेस की आवश्यकता होती है। ये प्रोट्रेस जो है, इसमें आप इसमें एक 98 छेद वाली प्रोट्रेस बाज़ार में ज़्यादा पॉपुलर है, और इसमें जो ट्रेस के जो छेद होते हैं वो 1 से 1.5 वर्ग इंच का होता है, जिसमें आप मिर्ची की पौध लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, गोभी लगा सकते हैं, ब्रोकली लगा सकते हैं, लेट्यूस लगा सकते हैं। और वहीं अगर आप बेल वाली फसलें, आमतौर पे बेल वाली फसलों को सीधा लगाया जाता है, परंतु अब हमारे पास ये तकनीक आ गई है प्लास्टिक कल्चर की वजह से, तो इसको हम ट्रेस के अंदर लगा सकते हैं। वो ट्रेस की जो साइज़ होती है, जो छेदों की साइज़ होती है, वो 1.5 से 2 वर्ग इंच की होती है। तो उसमें आप इस प्रकार की बेल वाली फसलों की भी पौध तैयार कर सकते हैं। हाइड्रोफोनिक्स एक ऐसी पद्धति है जिसके अंदर भी प्लास्टिक का भरपूर उपयोग होता है, और आप हमारे किसान भाई उसके अंदर अच्छा गुणवत्ता का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, कुल मिलाकर सारांश ये निकलता है कि प्लास्टिक कल्चर ने बदली किसानों की दुनिया। की जो चीज़ें मैंने बताई, आपको प्लास्टिक कल्चर के बारे में बताया, उसकी उन आयदानों का आपको इस्तेमाल करना है तो उसकी आप ट्रेनिंग भी, प्रशिक्षण भी उद्यान विभाग से, कृषि विभाग से और अन्य कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्रों में जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। और निश्चित तौर पे आपको प्लास्टिक कल्चर से फ़ायदा होगा। जिन लोग कर रहे हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी इसका फ़ायदा उठाएं। कुल मिलाकर प्लास्टिक ने बदली किसानों की दुनिया और एक नई क्रांति हमारे देश में आई है, और उसके सभी हमारे किसान भाई उसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम। हमारे कार्यक्रम में क्या कुछ आप देखना चाहते हैं, क्या हैं आपके सुझाव, लिख भेजिए हमें इस पते पर। कृषि दर्शन कार्यक्रम, DD राजस्थान, झालाना ढूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान भाइयों, हम कल फिर हाजिर होंगे खेती जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर, लेकिन तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।